हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में 2017 का साइकोलॉजी वाला जो है पेपर सॉल्व किया था अपने रीट का। तो देखो आज है हमारा रीट का ही साइकोलॉजी का 2016 वाला पेपर। कौन सा? 2016 वाला पेपर जो है हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। सीखने के सही स्तर से मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप सीखना आपके किन स्तरों मतलब किस प्रकार से होता है। तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। फिर तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। उसके बाद तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, या फिर तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। ठीक है, तो इसमें से सही वाला ऑप्शन देखना है आपको। तो सही ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या है, सबसे पहले तो होगा आपका तथ्य, तथ्य के बाद आएगा आपकी सूचना, सूचना से आएगा आपका ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद आएगा बोध और उसके बाद आएगा आपका प्रज्ञान। ठीक है, ये है आपकी सीरीज रहेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। यानी कि जो आपकी परिपक्वता होती है, जैसे हम पहले शेषवावस्था में होते हैं, फिर थोड़े परिपक्व होकर बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था से परिपक्व होकर किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था से परिपक्व होकर प्रौढ़ावस्था। तो जब अलग अलग अवस्थाओं में हम परिपक्व होते हुए आगे बढ़ते हैं, अभिवृद्धि होती है हमारी, तो क्या वहाँ पे अपन जो चीज़ें सीखते हैं क्या उसे भी अधिगम कहेंगे? ठीक है, तो उसे हम जो है अधिगम नहीं कहते हैं, या आपका कन्फर्म है नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अधिगम की परिभाषा में इस चीज़ को माना गया है कि शारीरिक अभिवृद्धि और परिपक्वता से जुड़े चीज़ों को हम अधिगम नहीं मानेंगे। जैसे जब बालक छोटा होता है, जैसे मान लो 1 साल का बालक है या 6 महीने 7-8 महीने का बालक है, तो वो पैदल नहीं चल, सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता, वो अपने घुटनों के बल चलता है। लेकिन आयु के साथ, आयु बढ़ने के साथ वो धीरे धीरे क्या होता है, खड़ा होकर भी चलना लग जाता है। ठीक है, चलने लगता है, बोलना सीखता है। तो उसका चलना सीखना और बोलना सीखना, इसको अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अधिगम आपका अलग से कोई चीज़ सीखते हो आप, तो उसी को ही शामिल करते हैं अपन। तो चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्यात्मक अधिगम। ठीक है, तो चिंतन क्या है आपका? चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, चिंतन जो है वो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के बारे में कहते हैं या बात करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो आपका प्रतीकों का प्रयोग होता है, ये चिंतन करने का प्रमुख साधन होता है। ठीक है, इसमें हम जैसे प्रतीक से मतलब है, जैसे अपने किसी भी भाषा या विषय के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उन पर आधारित हम चिंतन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, चिड़िया, प्रौढ़ या पशु? अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं की जाती है आपके उपयोग में प्रौढ़ों के लिए। अब अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का मतलब क्या है कि ऐसी गंभीर या प्रयोजनपूर्ण व्यवहार क्रियाएं जिनमें मतलब अपने साइंटिफिक अप्रोच को अपनाकर उनको बनाया गया हो, तैयार किया गया हो। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? सक्रियात्मक अधिगम, सूच का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन था आपका
वैसे फोर्थ ऑप्शन सही है भी नहीं, तो उससे देखो मत क्या मतलब आ रहा है। इसमें आपका सही आंसर होगा सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ठीक है। तो ये किसको दर्शाएगा? आपका मानसिक विकास। क्यों? क्योंकि संवेदन जो शब्द है ना, ये मानसिक विकास का अंग है एक, ठीक है। और संवेदना जैसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो वातावरण से अनुभव करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? संवेदना, ठीक है। तो संवेदनाओं से क्या करता है वो बालक? आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में क्या आएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब ये जेम्स डेयर ने बताया था कि औसत समूह की मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भेद कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा है कि मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक स्तर से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, या स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? अधिक स्वस्थ एवं विकसित। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या 14। तो कितनी है? 16। केटल ने जो एक नियम दिया था आपका, उसमें उसने 16 पीएफ मापने का वो दिया था। तो कितने गुण बताए थे उसने? 16। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? स्याही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो मुर्रे ने जो दिया था आपका एक टेस्ट दिया था, ठीक है, उसे कहते हैं TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो ये दिया था इसमें। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। तो इसको हम कहेंगे मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहेंगे? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे हम क्या करते हैं? ठोस वस्तुओं के महत्व को समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होगी? 90, 110, 135 या 120। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने कारकों को बताया है? 120 को। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। तो ये क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहोगे? प्रेरक, ठीक है। प्राप्त करने का जिसे प्रयास करेगा प्राणी, वो क्या कहलाएगी? प्रेरक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जैसे आप तैयारी कर रहे हो जॉब की, ठीक है, जॉब की क्या कर रहे हो? तैयारी। तो आपके लिए प्रेरक क्या है? जॉब प्रेरक हो जाएगी। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो ये क्या आएगा आपका? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इससे क्या होता है? प्रतिभावान बालकों की पहचान करने में आपको आसानी होती है। तो इसीलिए आपका जो है ये परीक्षा जो होती है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा करवाई जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इसने कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण, ठीक है। तनाव को कम करना जो कि आपको, मुझे, सबको होता ही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उदात्तीकरण। अप्रत्यक्ष ढंग है। ये जो तीनों ढंग है ना आपके, ये कौन से वाले हैं? प्रत्यक्ष वाले। ये सभी प्रत्यक्ष वाले हैं। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना और दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष है, ठीक है। और आपका उदात्तीकरण जो होता है वो अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है।
16 देखिए, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संदर्भ में निश्चय, लिखने की धीमी गति और छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इसमें क्या जाएगा? ये वाला, ये आपके उत्क्रमणशीलता से संबंधित है। ठीक है, सीधे उल्टे की पहचान न कर पाना उत्क्रमणशीलता वाला है। सशक्त अभिप्रेरणा सिखाने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या रहता है? स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या हो जाएगा आपके? ये होगा शीघ्र सीखता है। ठीक है, सशक्त अभिप्रेरणा से क्या होगा? बालक जल्दी सीखेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नीचे, हस्तशिल्पी शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। हस्तशिल्प यानी कि जैसे आपके मटकी बनाना, कोई मूर्ति बनाना, ये ऐसी शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? तो ये दी जानी चाहिए आपके मंदबुद्धि बालक को। क्यों? क्योंकि मंदबुद्धि बालक अपने मानसिक क्रियाओं से संबंधित नौकरी या जॉब्स को नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हस्तशिल्प का कार्य वो आसानी से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। इसमें आएगा आपका पारितोषिक यानी कि फीडबैक, जो भी है आप जो भी बोलो इसे, वो देकर, यानी कि एक तरह से समझाकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आप। ये क्रियात्मक अनुसंधान ही है इसका। अनुसंधान एक तरह से डेफिनेशन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होगा और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों को सुधार हेतु संचालित किया जाएगा। यानी कि अपने स्कूल में, स्कूल के संचालन हेतु या उसकी सामाजिक समस्या से लेकर, जैसे स्कूल के संचालन से संबंधित, तो संचालन से संबंधित, एक सामाजिक समस्या से संबंधित। ठीक है, अपने शिक्षक या शिक्षार्थी से संबंधित, शिक्षक या शिक्षार्थी से संबंधित जो समस्याएं होगी, ये उसके बारे में क्या होगा? संचालन किया जाएगा इसका, क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान से जो है आपके शोध कार्य संपन्न नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, शोध कार्य संपन्न नहीं होते क्रियात्मक अनुसंधान से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। तो उपलब्धि परीक्षण होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में देश में लागू हुआ। ठीक है, यानी कि इसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये अधिनियम का नाम है। ठीक है, RTE 2009, इसको यहाँ अधिनियम भी लिखना चाहिए था पीछे। RTE 2009 आपका कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड ये आपके है सिलेबस में, RTE 2009 और NCF 2005, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछेगा। देखो अगला क्वेश्चन डाल दिया इसने, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, 4th में है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 23 में आएगा 4th, पहला और दूसरा दोनों सही है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहेंगे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके विश्वसनीयता। ठीक है, मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, स्थायित्व शब्द लिखा है इसने, ये स्थायित्व, तो स्थायित्व गुण किससे संबंधित होता है? आपका विश्वसनीयता से संबंधित होगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यहाँ पर, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का
एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। कौन से वाले मूल्यांकन में सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? तो इसमें क्या आएगा आपका योगात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें मापन की भूमिका सबसे सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन क्या करती है? आपको देती है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोशीय, केवल 1 कोशीय, कई कोश, कोई कोश नहीं। तो ये क्या आएगा? 1 कोशीय। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। नहीं शब्द देखना है यहाँ पे ध्यान से, नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शेषवावस्था में आपके शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है और मानसिक विकास में तीव्रता होती है, लेकिन आपका नैतिकता का कोई विकास नहीं होता वहाँ पर शेषवावस्था में। फिर आ जाओ, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसमें आ जाएगा आपका शक्ति और गति। 29 में देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने या जेबी वॉटसन ने? इनमें से किसने ये परिभाषा दी है आपके? तो ये वाली परिभाषा दी है आपके क्रो एवं क्रो ने दी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था को क्या कहते हैं हम? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पे हमारा 2016 वाला पेपर क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।